हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जो 8th क्लास का चैप्टर चल रहा था अपना कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसका पार्ट सेकंड है वो हम स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी कर चुके थे, बायोस्फीयर के बारे में जान चुके थे, इकोसिस्टम, हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, इन चीज़ों के बारे में हम जान चुके थे। ठीक है, इनके एक तरीके से विलुप्त होने का या कमज़ोर होने का या अपना जो इकोसिस्टम है ख़राब होने का, उसके पीछे एक मेन रीज़न था डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना लंबे एक तरीके से लार्ज स्केल के ऊपर। ठीक है, अब आगे हम कुछ चीज़ें हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को एक तरीके से बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कुछ एक तरीके से हमने उनके लिए रिजर्व एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर वो रह सकते हैं। तो कुछ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका बेसिक है, जो सभी का उनका बेसिक है, एक ही बार में जान लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अपने पास है नेशनल पार्क, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे जू। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, जू के अंदर किसको कंजर्व किया जाएगा, किसको संरक्षित किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें सभी ऑर्गेनिज्म है वो कंसिडर है, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्लांट्स भी वहां पर अच्छे से उनका देखभाल की जाती है, वो अपना एक तरीके से उनकी जनरेशन है वो चलती रहे, कंटिन्यू रहे, उस पर ध्यान दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली अगर बात करें तो एनिमल्स के ऊपर, ये नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, अच्छा उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम, ये क्या होता है बेटा, एक फॉरेस्ट का एक बड़ा सा एरिया है जो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, तो एक बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर ऐसी कंडीशन वहां पर सेट की जाती है कि वहां पर अच्छे से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहां पर अच्छे से सरवाइव कर पाए। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें प्लांट्स और मेनली एनिमल्स है वो कंजर्व रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बात करें तो मेनली मेजर किसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाएगा, किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा बेटा, एनिमल्स के ऊपर। पार्क के अंदर भी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, नेशनल पार्क। साथ में इसके क्या रहेगा, जो प्लांट्स हैं, एक तरीके से जो सीनरी जो क्रिएट होती है, लैंडस्केप जो वहां पर एक अच्छे झरने हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं वहां पर क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, एक तरीके से वहां पर टूरिज्म पर्पज के लिए, ठीक है, ताकि वहां पर टूरिस्ट है वो अच्छे से आ सके। तो वहां पर एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, ठीक है, फाउंटेन बना दिए जाएंगे, झरने बना दिए जाएंगे, इस टाइप की एक्टिविटी है वहां पर रहेगी। जू के अंदर मेनली एनिमल्स और बर्ड्स हैं वही रहेंगी, उनको एक तरीके से शो पीस के लिए, एक तरीके से शो करने के लिए, ताकि विजिटर है वहां पर विजिट करे और वो एक तरीके से एनिमल्स के बारे में, अलग अलग डिफरेंट बर्ड्स के बारे में वहां पर जान सके, उनको देख सकें। ठीक है, बात करें एरिया की, तो ये एरिया क्या रहेगा, लार्ज एरिया में रहेगा। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसके अंदर पार्ट है वो आ जाते हैं, कोर जोन है, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, तो एक लार्ज एरिया है वो हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इससे क्या रहेगा, स्मॉल एरिया रहेगा। ठीक है, और इसका नेशनल पार्क का इससे भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और जू तो स्मॉलेस्ट है ही। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहां पर जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी की, तो ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर ट्रांजिशन जोन है, जो लास्ट जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वहां पर एक तरीके से घर भी बनाए जा सकते हैं और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी वो लैंड है वो यूज की जा सकती है। और जो बफर जोन है वहां पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है, वहां पर रिसर्च वगैरह की जाती है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो वहां तक ह्यूमन एक्टिविटी है वो एक तरीके से पॉसिबल है, वहां तक ट्रांजिशन जोन तक तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च स्टडी के लिए वहां तक पॉसिबल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर
पॉसिबल नहीं है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। उनके जो एक तरीके से गार्ड रहेंगे वहां पर, वही उसके अंदर मेनली जा सकते हैं। एक एरिया हो गया जिसकी एक तरीके से आउटर मोस्ट में एक फेंसिंग कर दी गई है, वहां पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अच्छे से वहां पर रहेंगे। जो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए होता है फॉरेस्ट के अंदर जैसा होता है, सेम वैसा नेशनल पार्क के अंदर कहें तो रहने के पर्पज से वहां पर कुछ नहीं होगा, टूरिज्म के पर्पज से वहां पर हो सकता है, ठीक है। और जू में तो टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। आगे बात करें अगर हम, ह्यूमन एक्टिविटी की बात हो गई है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे उनके अंदर पिकनिक पर्पस के लिए, जैसे कि माने अगर हम पिकनिक पर्पस के लिए माने तो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेनली बफर जोन तक, वहां तक एक तरीके से विजिटर है वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रिसर्च वगैरह वो चलती रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिटर है अंदर एंटर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो उस फेंसिंग के अंदर खुले एरिया में रहेंगे, ठीक है। या उनको अगर मान लो विजिट होती है तो एक तरीके से उनकी जो प्रोटेक्टेड वैन होती है इस टाइप की, उसके अंदर उनको वो विजिट कर सकते हैं। या जहां पर एक तरीके से वाइल्ड एनिमल कम है वहां से जो गाड़ियां हैं वो जा सकती है, लेके जा सकते हैं इस टाइप की, ठीक है। वैसे खुले में ऐसे नहीं है कि हम गए निकले और घूमने वहां पर चले गए, इस टाइप का कोई पर्पज वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। नेशनल पार्क के लिए ये तो बना ही उसके लिए है। यहाँ पर तो एक तरीके से जो सीनरी वगैरह है इस टाइप की, जो लैंडस्केप मोड में एक तरीके से वहां पर फाउंटेन चल रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ रॉक्स है, चट्टाने हैं वो रख दी हैं, वहां पे एनिमल्स हैं, ठीक है। उस पर्पज के लिए सबसे बेस्ट है वो क्या रहेगा, टूरिज्म पर्पज के लिए नेशनल पार्क। और जू है वहां पर विजिट की, देख लिया उनको, और उनका सिस्टम जो भी नॉलेज लेनी थी, इस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, शेर ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में जानना। तो ये उनका बेसिक है, डिफरेंस था। बाकी डिटेल स्टडी बुक के अंदर से आप कर सकते हो, वहां पर इनके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है, नेशनल पार्क है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इस टाइप से जू है, ठीक है, वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वहां पर दे रखी है। अब बात करते हैं हम स्पीसीज की। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। प्रजाति किसी की भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बीइंग एक प्रजाति है, टाइगर है एक स्पीसीज है, कैट है एक स्पीसीज है, डॉग है एक स्पीसीज है, बफेलो है एक स्पीसीज है, काऊ है एक स्पीसीज है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ग्रुप है सेम काइंड के एनिमल्स का, ठीक है, एक ही टाइप के जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या कहलाती है, स्पीसीज। अब इनके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होता है, एंडेंजर्ड, और एक होता है वल्नरेबल। बेटा एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना। कुछ प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे कि डायनासोर के बारे में हम पहले सुनते थे, या जोरासिक वर्ल्ड है, जोरासिक पार्क है, जो मूवी देखी है वहाँ पर हमने डायनासोर को देखा है, वो काफ़ी सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। डोडो बर्ड्स है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं वो पहले काफ़ी साल पहले वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो ख़त्म हो चुका है उनको बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ। एंडेंजर्ड जिनके ऊपर वर्ड्स ऑफ वेनिसिंग, जिनका एक तरीके से खत्म होने का, एक तरीके से जिनके ऊपर खतरा है, समाप्त होने का एक तरीके से जिनके ऊपर खतरा है, वो कौन सी होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो एक तरीके से जिनको टिप्स पे काउंट कर पाए, जिनकी काउंटिंग बहुत कम एनिमल्स रह गए, जैसे कि एसियाटिक लॉयंस हैं, ठीक है, ये तो बहुत मेनली जो एक तरीके से जो प्रीडेटर्स थे, ठीक है, वो तो बहुत कम रह गए हैं, जो कार्निवोर एनिमल्स थे, ठीक है, टाइगर, लॉयन, इस टाइप के तो बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। वो किसके अंदर आएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर। जैसे कि बात करें पहले, आज से मान लो 100 साल पहले कितने थे, मान लो 50,000 थे, अब कितने बचे हैं, 500 बचे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया है, उनकी 1% पॉपुलेशन रह गई है। इतने साल में 1% हो गई, तो 1% भी कभी ना कभी जाने वाली है, ठीक है।
तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं या हो जाएंगे अगर निकट भविष्य में उनका ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वल्नरेबल वो प्रजातियां हैं जिनके ऊपर एक तरीके से जो कमजोर प्रजातियां हैं, जो एंडेंजर्ड के ही एक तरीके से लेवल की हैं, जो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो जैसे कि बर्ड्स हैं मोस्टली, वो धीरे धीरे करके और ख़त्म होते चले गए, ठीक है। बहुत से बर्ड्स हैं, जैसे पिजन है, पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, अब कहाँ है, ठीक है। कमज़ोर प्रजाति है भाई, बिल्ली आई, उसने कैट, उसने उसको खा लिया, इस टाइप से, ठीक है। उनका मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे कमज़ोर प्रजातियाँ भी आपस में क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी, जो एक तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाली हैं, जिनके ऊपर खतरा है समाप्त होने का, ठीक है। और वल्नरेबल जो कमजोर प्रजातियां रही हैं, जो निकट भविष्य में वो भी खत्म हो जाएंगी। उससे आगे पढ़ते हैं हम, 2-3 चीजें हैं। माइग्रेशन, एक पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एक पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन, और इसके साथ पढ़ लेंगे अफॉरेस्टेशन। सबसे पहले माइग्रेशन का मीनिंग जानते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। एक जगह से, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होती है स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, अगर हम चेंज करते हैं तो वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलती है हमें, ठीक है। माइग्रेशन यहाँ पर किसका हो रहा है, सिंपल बात है, चैप्टर किसका है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का। प्लांट्स तो उठ के जाएंगे नहीं, ठीक है, कौन जाएंगे, एनिमल्स है, बर्ड्स है, वही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब बर्ड्स का या एनिमल्स का एक तरीके से मूव होना उनकी अनफेवरेबल कंडीशन से लेके फेवरेबल कंडीशन में। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे हैं जिनको गर्मी चाहिए होती है, या यूं मान लेते हैं सर्दी चाहिए होती है, ठीक है। अब वो मान लो सर्दियों के दिनों में यहाँ पर है, सर्दियों के दिनों में यहाँ पर है, अब धीरे धीरे गर्मी होगी, कुछ बर्ड्स हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, जहाँ उनको सर्दी मिले, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते आते रहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो गुड़गांव में, ठीक है, सुल्तानपुर गांव के अंदर है, उसके अंदर साइबेरियन क्रेन्स हर साल आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी वहाँ पर जो साइबेरिया है वहाँ पर उनकी एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, यहाँ पर आके आ जाते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करें, भाई बहुत सारे पेड़ हैं वो पेपर की वजह से काटे जाते हैं। एक आपकी बुक के अंदर ही एक तरीके से कैलकुलेशन दे रखी है कि 1 टन मतलब कि 1000 केजी पेपर के लिए करीब 17-18 पेड़ है वो काट दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वुड पल्प से है पेपर वो तैयार होता है, सेलुलोज से पेपर तैयार होता है, ठीक है। तो हम पेड़ों को हम भी बचा सकते हैं, कंजर्वेशन है उनका हो सकता है। कैसे, उनके जो एक तो जो पेपर है अपने पास उनका कम यूज़ करें, कम यूज़ का मतलब फालतू यूज़ ना करें, उनको फाड़ के फेंके ना, या एक साइड में लिख दिया दूसरे साइड में कुछ नहीं लिखा, एक साइड में लिख दिया दूसरे साइड में उसमें और कुछ नहीं कर सकते, तो रफ वर्क है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हम उसको एक तरीके से रिड्यूस कर देंगे, उसकी जो एक तरीके से जो खराब होते हैं, ठीक है, वो उनका रिडक्शन हो जाएगा, एक तरीके से कम होते चले जाएंगे, खराब कम होंगे, और खराब कम होंगे तो पेड़ है उनकी बचत होगी। ज़्यादा पेपर खराब करेंगे, ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। दूसरा क्या है, इनकी पेपर की रिसाइकलिंग है वो आसानी से होती है। जो रद्दी वाला आता है, ठीक है, वो क्या ले जाएगा, पेपर लेके जाएगा, फैक्ट्रीज में दे देगा, और वहाँ से वो उसको दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है, हम उसको जलाने की बजाय या कहीं और फेंकने की बजाय पेपर को क्या करें, हम उनको वापस से रद्दी वाले को दे दें ताकि वो रिसाइकल हो सके। इस प्रकार से हम बहुत सारे पेड़ हैं उनको बचा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन,
रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहां पेड़ काटे गए हैं वहीं पर पेड़ लगाना। जैसे कि जंगल है, जंगल में कटिंग कर दी गई, मान लो 500 पेड़ चाहिए थे हमें, वहां पे काट दिए, वहीं पर पेड़ लगाना, वो क्या कहलाएगा, रिफॉरेस्टेशन। और नई जगह पर जहां पर पेड़ नहीं है वहां पर पेड़ लगाना, वो क्या कहलाता है बेटा, अफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे कि हमें कोई एक बैरन लैंड है, खाली जमीन है, ठीक है, वहां पर हम कोशिश करके कुछ पेड़ लगा दे, कुछ नहीं है वहां पर पेड़ वगैरह, पेड़ों के नाम का, वहां पर पेड़ लगा दे, तो वो क्या कहलाएगा, अफॉरेस्टेशन। जहां पर पहले से पेड़ है उनकी कटिंग कर दी गई, दोबारा से हम उसको उगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वहां पर पेड़ उगा रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन। चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट वीडियोस और देख लें, रिवाइज कर लें। थैंक यू।